1 जुलाई 90 को सीआरपीएफ की नौकरी से रिजाइन दी। मैं बसपा संस्थापक माननीय कांसी राम जी के साथ 22 साल तक सफ़र किया। भदोही जिले का मैं पहला फाउंडर जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ बसपा का। तो जब माननीय मुलायम सिंह जी यहाँ आए थे जिले का उद्घाटन करने, तो मंच का संचालन मैं था और रामरती बिंज, सपा के जिलाध्यक्ष वो थे, बसपा का मैं था। और राजनीति के कारण मैंने सीआरपी की नौकरी छोड़ा था, लेकिन राजनीति हमारे देश की पवित्र नहीं है। तो उस समय बहन जी ने एक निर्णय ले लिया कि बसपा का जितने भी जिलाध्यक्ष होंगे केवल हमारी ही जात के होंगे। आप फौज में भी रह चुके हैं? जी, मैं 9 जुलाई 1985 को सीआरपीएफ में ज्वाइन किया था। और उसके पहले बसपा के संस्थापक माननीय कांसी राम जी 6 दिसंबर 81 को DS4 नाम का एक गरीबों का संगठन बनाए थे। तो मैं विद्यार्थी जीवन में जगतपुर से BA कर रहा था, तो वहीं पर मुझे बाम सेफ के कर्मचारियों से मुलाकात होती है। और मुलाकात होने के कारण सेंटिमेंटल मैं उनसे जुड़ गया और मेरे भी मन में मानवता के प्रति अपार पीड़ा थी, जिसके कारण मैं 1 जुलाई 90 को CRPF की नौकरी से रिजाइन दे दिया। और मैं बसपा संस्थापक माननीय कांसी राम जी के साथ 22 साल तक सफ़र किया हूँ। कांसी राम जी के साथ आप 22 साल रहे हैं? सफ़र किया हूँ। और भदोही जिले का मैं पहला फाउंडर जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ बसपा का। 30 जून 94 को जब माननीय मुलायम सिंह जी यहाँ आए थे जिले का उद्घाटन करने, तो मंच का संचालन मैं था और रामरती बिंज, सपा के जिलाध्यक्ष वो थे, बसपा का मैं था। रामरती बिंज जी, सपा के जिलाध्यक्ष वो थे। वो तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया? हाँ, वो कहाँ से कहाँ, वो तो वही है ना। तो इधर मैं जो माननीय कांसी राम जी का मिशन था, तो जब मिशन जब कमीशन में बदल गया तो वहाँ फिर मानवता की हत्या हो जाती है। और राजनीति के कारण मैंने CRP की नौकरी छोड़ा था, लेकिन राजनीति हमारे देश की पवित्र नहीं है। कैसी है राजनीति यहाँ की? राजनीति यहाँ की मतलब नेताओं की राजनीति के बजाय अगर स्वार्थ नीति कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। राजनीति बसपा क्यों छोड़ दिया आपने? बसपा इसलिए छोड़ दिया कि बसपा में 2 जून 95 को मुलायम सिंह से और मायावती से थोड़ा अनबन हुई मीराबाई गेस्ट हाउस में। तो उस समय बहन जी ने एक निर्णय ले लिया कि बसपा का जितने भी जिलाध्यक्ष होंगे केवल हमारी ही जात के होंगे। और बसपा को जब बनाना था तो माननीय कांसी राम जी ने सभी जातियों का यूज किया था। और जब बसपा बनकर तैयार हो गई, मुलायम सिंह से निजी झगड़ा हुआ था, तो बहन जी ने पूरे बैकवर्डों से झगड़ा मोल ले लिया। बैकवर्ड होने का खामियाजा भुगतना पड़ा? बैकवर्ड होने का खामियाजा भुगतना पड़ा। और अंबेडकर को यहाँ तक पहुँचाने वाले सब बैकवर्ड समाज के ही राजे महाराजे थे, लेकिन यह बात बहन जी को याद नहीं आया। साहू जी महाराज कौन थे? कुर्मी राजा कोल्हापुर के नरेश थे। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को पूरे देश में आंदोलन करने के लिए पैसा दिया था। सयाजी राव गायकवाड़ बड़ौदा के राजा, वो भी कुर्मी राजा थे। उन्होंने लंदन पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दिया था। और बाबा साहब अम्बेडकर के गुरु स्वयं नेशनल फादर ऑफ सोशल रेवोल्यूशन महात्मा ज्योतिबा फूले जी थे, वो माली समाज के थे। लेकिन ये सारी बातें बहन जी ने भूल करके केवल एक जात को करके बसपा को सिकोड़ दिया। बसपा को तो सिकोड़ा, आपकी ज़िंदगी भी सिकोड़ी? हम ही नहीं, हमारे जैसे हजारों ईमानदार, त्यागी, परमार्थी, चरित्रवान कार्यकर्ताओं की बलि दे दी गई इसमें। वो सब दरबदर हो गए। और जब बढ़िया समय और आया 2007 में, तो वहाँ पर ये खेला हुआ कि पैसा दे जाओ टिकट ले जाओ। बसपा की नीति रही पैसा दे जाओ और टिकट ले जाओ। तो उसमें कार्यकर्ता और टूट गए। और जो कुछ बचे भी थे अभी आप देख ही रहे हैं जो है। तो देखिए, महापुरुष कभी गलत नहीं होते। महापुरुष के नाम, अगर कोई डाकू आदमी जो है साधु का चोलंगा पहन ले, रावण तो भी तो साधु का चोलंगा पहना था, लेकिन माता सीता का किडनैप कर लिया। सही बात। काल ने भी तो साधु का चोलंगा पहना था। हनुमान जी को ठग दे, लेकिन हनुमान जी तो हनुमान जी। तो कहने का मतलब ये है कि आज के राजनीति में जो ये लोग भेष बदल देते हैं, ये सबसे खतरनाक बात है। इनको पहचानने की जरूरत है। यहाँ पर न तो मायावती की बात है न किसी की बात है। इन नेताओं से ज़्यादा चौकन्ना और जागरूक जनता को होना पड़ेगा। कांसी राम जानते थे कि आप खेलते हैं? कांसी राम जी के साथ मैं मतलब जैसे विद्यार्थी जीवन में था, कांसी राम भाई राजनीतिक आदमी थे। हम तो उसमें खेल में 85 में CRP में चला गया, लेकिन मैं उस समय 200 रुपया प्रति महीना बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ने के लिए कोऑपरेट करता था। और 20,000 कर्मचारियों के 5% आमदनी से माननीय कांसी राम जी बसपा को बनाकर कांग्रेस को ध्वस्त किए थे। ये केवल 20,000 कर्मचारी थे। उनके 100-200 रुपये से कांसी राम जी कभी इंदिरा गांधी को तक भी कुछ नहीं समझा। तो ये आंदोलन होता है। और जब आप पैसे पर, पोस्ट पर, प्रॉपर्टी पर आ जाएंगे तो आप किसी विचारधारा का स्थापना नहीं कर सकते। और आज भी मैं
थोड़ा विचारधारा को होने के नाते मैं उन नेताओं का मतलब कोऑपरेट भी नहीं चाहता हूँ जो मानवतावादी ना हो, जिन्हें भाई आप कुछ ले लीजिए सहयोग मेरा प्रचार कर दीजिए, तो यह धारणा ठीक नहीं। अगर आपको अच्छा, लगता बहुत नेता आए भी होंगे कि हम आपकी मदद कर देते हैं, आप कह दीजिएगा कि नहीं नहीं, ये नेताओं का नेचर है ना? ये मैं जानता हूँ, ये उनके नेचर में शुमार है। मदद करेंगे और हाँ। नाम करना है उनको। हाँ, उनको मतलब जैसे आप मदद आपकी नहीं कर रहे हैं बल्कि आपको गुलाम बना रहे हैं, आपको इस्तेमाल कर लेंगे एक तरीके से। हाँ, यही हो रहा है, आज भी जो ऐसा होगा। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि भाई अरे भाई जो सहारा देगा इशारा तो मानना ही पड़ेगा, तो आप भैया अपना सहारा अपने पास रखो, लेकिन हम इशारा नहीं मानेंगे। इशारा मानेंगे जो लीगल होगा, जायज़ होगा। और आज के नेता मतलब उनके बारे में बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं किया जा सकता। टिप्पणी तो वहाँ होता है जिनके अंदर एक दो कमियाँ हों, जहाँ हजारों कमियाँ, वहाँ कितनी कमियों का आप टिप्पणी करेंगे बताइए। इस समय देख रहे हैं चूहा दौड़ शुरू हो गई है राजनीति में। तो मैं कुछ समय तक माननीय अपने जो सबका साथ सबका विकास, वहाँ भी कुछ दिन मैंने सोचा कि भाई चलिए अच्छा अगर ये लोग अच्छे हैं, लेकिन आज क्या है इनके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हमें सबसे बड़ा कष्ट उन गरीबों से है जो गरीब घराने से आए और सामंतवाद के हाथ में बिक गए, उनसे कष्ट है। क्योंकि अगर भेड़िया भेड़ को मारे तो ठीक है, लेकिन अगर भेड़ ही भेड़ को मारे तो यह ठीक नहीं है। बहन जी भी गरीब घराने से गई थी, मीडिया वाले उछाल दिए कि भाई देखिए इनका 16 लाख का सैंडल है। और ये बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा मतलब जो है किस तरह से जी कांसी राम जी जो है 1 पैंट 1 शर्ट पहन कर ज़िंदगी गुजार दिए थे, और यहाँ जो है अपने मतलब इंद्रियों की इच्छा की पूर्ति हो रही। तो ऐसे आंदोलन नहीं चलता है। और आज परिणाम क्या है आप देख रहे हैं, अब समाज जग रहा है। जब जग जाएगा समाज ना, तो नेताओं को ये निर्णय नहीं लेंगे, समाज निर्णय लेगा। खिलाड़ियों की क्या स्थिति है गाँव में? खिलाड़ी देखिए, गांव के जो बच्चे होते हैं वो शहरों के बच्चों से, बड़े बड़े अधिकारी व्यापारियों के बच्चों से फिजिकली और मेंटेलिटी काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। अभी आपने देखा कि इंडिया हॉकी टीम रानी रामपाल, वो जानते हैं कौन है? हरियाणा की जी। एक ये तांगा चलाने वाली कुम्हार की बेटी है, और उसके साथ जितनी टीम में खिलाड़ी थे, बच्चियां थी, वो सब आदिवासियों की लड़कियां हैं। इससे आप आकलन कर सकते हैं कि बाहुबल में, जंगा बल में कौन आगे। तो बड़े बड़े जो अधिकारी व्यापारी होते हैं सारी सुविधा है, लेकिन अगर उनके अंदर जिगर नहीं है तो वो नहीं बन सकते। अभी हमारे कुछ नेताओं ने कहा कि हम खेल पर प्रोत्साहन देंगे, बाद में पेपर में आया कि खिलाड़ियों का 130 करोड़ रुपया जो खुराकी का था वो माइनस हो गया। अभी जो इंडिया हॉकी टीम 49 साल के बाद सेमीफाइनल में पहुंची है, इसके लिए सबसे बड़ा श्रेय उड़ीसा सरकार को जाता है। 150 करोड़ उसने दिया था हॉकी पर, मतलब तब जाकर के 49 साल बाद सोच लीजिए कि इंडिया हॉकी टीम 49 साल के बाद सेमीफाइनल पहुंची, और नहीं तो 12 ओलंपिक चला गया, इंडिया का कहीं अता पता नहीं। बताइए, एक क्रिकेट गेम है कि उसमें कैसे लोग खिलाड़ी होते हैं, एक हॉकी गेम है उसमें कैसे लोग खिलाड़ी होते हैं। तो खेल में देखिए कहना नहीं चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हॉकी जो है सब गरीब घर के, अभी देखिए उनका भी एक दिन मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर कि कितनी उसमें बच्चियाँ ऐसी थी जो झोपड़ी से निकल कर आई थी। हम ओलंपिक में क्यों पिछड़ जाते हैं, दुनिया के लोग क्यों आगे रहते हैं? क्योंकि वहाँ जो योग्य होता है उसको हर तरह का मतलब कोऑपरेट मिलता है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा क्रिकेट को महत्व देते हैं, और मेरी नज़र में क्रिकेट एक खेल न होकर के एक व्यापार हो गया है। ये तो सच है, क्रिकेट व्यापारी है देश। ये व्यापार है, तो व्यापारी से और खिलाड़ी से तो अंतर पड़ेगा। तो आप कैसे मेडल ले लेंगे बताइए? हैं, खेल व्यापार नहीं होना चाहिए ना भाई। देखिए अब हम यही देखते हैं कि जैसे क्रिकेट में, हॉकी में आप कितना खिलाड़ी हैं, कितना बड़े खिलाड़ी हैं, वो आपकी एनर्जी तय करेगी। लेकिन क्रिकेट में क्या होता है कि अगर आप किसी बड़े नेता के मतलब या बड़े खिलाड़ी के संपर्क में हैं, तो आपको 10 मौका देंगे, 10 मौका में आपने 50 मतलब विकेट लिया, लेकिन कोई अच्छा खिलाड़ी है उसका जैक बैग नहीं है तो उसको 2 ही मौका देंगे। 2 मौका में अगर वो 10 लिया तो 2 मौका में आपने 10 लिया, और वो 10 मौका में 50 लिया, तो रेशियो तो आपका अच्छा है। तो क्रिकेट में ये होता है, मतलब हर जगह परिवारवाद हावी हो गया है एक तरीके से। ये नहीं हमारे देश की। मैं न्यूजीलैंड गया था, तो ड्राइवर जो गाड़ी जब चलाया उसमें सरदार था, तो गाड़ी की करने लगी। हमने कहा क्या बात हुआ यार? तो उसने गाड़ी रोक दिया, बोला अभी $50 जुर्माना हो जाएगा। प्रजापति सर आप बेल्ट लगा लीजिए, ये इंडिया नहीं है, इंडिया के जेहन में करप्शन है, यहाँ पर इतना भी करप्शन लोग नहीं मतलब जजब कर सकते। न्यूजीलैंड जब आप खेलने गए थे? जी जी, ऑकलैंड में। ऑकलैंड, हाँ।
और वहाँ का नज़ारा तो ये है, एक दिन मेरा गेम नहीं था, बैठा था, एक सरदार जी आए, बोले भाई इंडिया में सानू कित्थों आए? हम कहा जी मैं तो यूपी से आया हूँ। आप? बोला मैं यहीं जी नौकरी करता हूँ। ये हम कहा सामने आपके जो मैडम जी हैं कौन है? ये बोले मेरी ये लुगाई हैं जी। हम कहा आप लुगाई और गोद में बच्चा भी 1-1.5 महीने का? कहें ये डिलीवरी यहीं कराना था, ये पंजाब पुलिस में है। तो हम कहा अच्छी बात है, तो पंजाब पुलिस में थे तो डिलीवरी इंडिया में न कराकर आपने 80,000 रुपया किराया वहन करके यहाँ क्यों ले आए भाई? तो बोले कि ऐसा है प्रजापति भाई कि ये जो हमारी बच्ची जन्म लिया है उसको यहाँ की नागरिकता मिल गई और 16 साल तक इस बच्ची को न्यूजीलैंड सरकार 30,000 रुपया महीना खर्च देगी। 16 साल तक कितना? 30,000 रुपया, यानी $150 वीकली। न्यूजीलैंड में 5 दिन का वीक होता है। वो लोग 5 दिन कमाएंगे, शुक्रवार को तनख्वाह मिल जाएगी, शनिवार रविवार खूब मौज उड़ाएंगे, जैसे वो लोग खेलने के लिए पैदा हुए हैं, समझ रहे ना। और 2 दिन जो हमारे इंडिया के लोग वहाँ गए हैं, 1 लाख इंडिया के हैं न्यूजीलैंड में, जिसमें 50,000 सिर्फ सरदार हैं, 50,000 में मराठी लोग हैं और ये कन्नड़ लोग हैं और मलयालम के लोग हैं, लेकिन 50,000 हमारे सिख भाई हैं। तो उन्होंने ये सब बताया था उस समय कि भाई हमारे यहाँ तो, हमारे इंडिया के तो ब्लड में करप्शन है, लेकिन यहाँ पर करप्शन के नाम पर तुरंत दंड है। समझ रहे हैं? तो भारत की जो आबादी है, बढ़ती हुई आबादी है, वो भी एक खतरा ही है देश के लिए एक तरीके से। देखिए आबादी की बात नहीं है, अगर आबादी की बात करेंगे तो भारत में जितना संसाधन है शायद पूरे दुनिया में इतना बड़ा संसाधन होगा भी नहीं कहीं। यहाँ पर ऐसा दुनिया का कौन सी चीज़ है जो नहीं पैदा होता है? वहाँ पर आपको मसाला देखने को नहीं मिलेगा। और इसमें दुनिया में एक गेहूँ चावल से ज़्यादा कीमती मसाला होता है। आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जब भारत में कोलंबस आया था और जब वो जाने लगा तो वह यहाँ से मसाला ले गया था, भारतीय मसाला, और जितना उसका कुल यात्रा में इन्वेस्टमेंट हुआ था उस मसाले को पुर्तगाल में जब बेचा तो उसका 60 गुना फायदा केवल मसाले से कमाया था। आपके पास क्या नहीं है। लेकिन रही बात ये, देश अपना बहुत खूबसूरत है, नेता चाहे जैसे हो जाए। नेता चाहे जैसे। अरे भाई भारत कभी सोने की चिड़िया थी, भारत में कभी ताला नहीं लगता था। तो कौन लोग थे और आज कौन लोग हैं? एक तरफ वहाँ पर मतलब एक बच्ची को 30,000 रुपया महीना मिलता है, अमेरिका में एक बेरोजगार को 80,000 रुपया महीना मतलब बेरोजगारी पेंशन मिलता है, और यहाँ की जनता का मानसिक लेवल ये है कि 5 किलो गेहूँ पर एक खुश है। बताइए है? चलिए 5 किलो गेहूं की शुरुआत तो हुई, पहले स्थिति तो और भी खराब थी। नहीं देखिए वो बात ठीक है, लेकिन पहले खराब थी नहीं, खराब किया गया था। अब चूंकि नेताओं की बुराई नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये डायरेक्ट भगवान के अंश माने जाते हैं। नेता कैसे ये कैसे? क्योंकि अपने आप को अगर जैसे स्वघोषित भगवान है। हाँ, जबकि भगवान से इनका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ईश्वर से नेताओं का कोई लेना देना नहीं। हम लोग देखिए रामचरितमानस ही पढ़ते हैं, गीता भी पढ़ते हैं। तो रामचरितमानस और गीता, ये राम रावण कोई परिवार नहीं है, कौरव पांडव कोई परिवार नहीं है। गीता में पहला श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है जी, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुस्व माम का पांडवाश्च किं कुर्वसन्। अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र, कौन? अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र संयम रूपी संजय से पूछ रहा है कि हे संजय, 5 ज्ञान इंद्रिय रूपी धर्म क्षेत्र, 5 कर्म इंद्रिय रूपी कुरुक्षेत्र में मोहमयी रूपी कौरवों और पूर्ण रूपी पांडवों ने क्या किया? सबके सब पात्र रूपक हैं, कोई स्थूल शरीर वाला नहीं है। अगर स्थूल शरीर वाला होता तो नासवान होता, नासवान शाश्वत नहीं होता है, और हम शाश्वत जानकर पूजा करते हैं। तो हम नासवान के चश्मे से देखते हैं तो मेरा भी नाश तय है। जैसे रामचरितमानस में माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि भगवान ये बताइए धरती पर राम आएंगे तो उनका स्वरूप कैसा होगा? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा पार्वती तुम पिचासों की तरह बात कर रही हो, लेकिन तुम्हारा पूछने का भाव बहुत अच्छा है, इसलिए मैं बताता हूँ राम का स्वरूप। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवतपति। विषय माने आपके अंदर जो इच्छा है, विषय, इंद्री, जीवात्मा और उनके देवता, ये सभी एक से एक क्रियाशील हो रहे हैं। इनमें जो परम प्रकाश है वही अजय रमर आत्मा का मालिक राम माने जो घट घट में रम रहा है। गोस्वामी जी महाराज फिर कहते हैं अच्छा प्रभु अक्षत हृदय विकारी
सकल जीव जग दीन दुखारे। ऐसे भगवान राम समस्त विकारों से रहित होकर हृदय में निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यहं सर्वभूतानि अंतर्ढं माया। उनका भी ईश्वर हृदय में, गोस्वामी जी का भी ईश्वर हृदय में, लेकिन इनके ईश्वर कहाँ हैं अभी तो यही जाने। नेता के ईश्वर कहाँ है, हाँ कोई हाँ, पता तो यही नहीं। जाने। ये देखिए, जो मन, मंदिर का मतलब होता है मन के अंदर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ये मन के अंतराल में है। लेकिन कबीर साहब ने कहा, कामी कपटी लालची इनसे भजन न होए, भजन करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल। तो भगवान का भक्त वही होता है जो भजन करता है। और भजन उसी को कहते हैं जो मन बुद्धि और इंद्रियों का दमन करके, मन बुद्धि और इंद्रियों का नहीं चलेगा भजन में। और यहाँ पर हर कार्य मनोकामना के ही लिए हो रहा है। जो राजनीति मची हुई है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और कृष्ण पर, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, भगवान श्री कृष्ण धरती के पहले योगी पुरुष हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण एक हस्तिनी सुनिश्चय सका के पंडितासम दर्शना। हे अर्जुन, ज्ञानी पुरुष के सामने विद्या से सुसंपन्न ब्राह्मण, गाय, कुत्ता, हाथी, चांडाल सब एक समान हैं। अर्जुन ने पूछा, प्रभु वो कैसे? कहें इसलिए कि ये चमड़े अलग अलग हैं, लेकिन सबके अंदर जो प्रकाश है वह एक है। तो प्रकाश को वही निहार पाता है जिसके अंदर प्रकाश होता है। तो भगवान के हिसाब से न गाय ऊंच है, न सुअर नीच है, न कुत्ता नीच है, न ब्राह्मण ऊंच है, न चांडाल नीच है। माने जो सबको एक समान देखेगा वह ज्ञानी है। और यहाँ हम मानव में भेद डालकर बैठे हैं। आप बताइए, ज्ञानी है कि ज्ञानी है? भगवान ईसा मसीह के अनुयायी इस समय पूरे दुनिया में 140 देश में हैं। मोहम्मद साहब के अनुयायी 57 देश में हैं। भगवान बुद्ध के अनुयायी पूरा चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका में हैं। लेकिन हमारे में सभी भगवान उड़ने वाले हैं। हम भारत के सिवा कहीं बाहर जा ही नहीं पाए। बात क्या है? क्योंकि हमने धर्म के मर्म को नहीं जाना। धर्म के नाम पर ये रीति रिवाज परंपराएं नहीं है। धर्म का मतलब होता है धारण करना। अब इस दुनिया में केवल आपकी आत्मा ही धारण करने योग्य है, बकिया कोई चीज़ धारण करने योग्य नहीं, क्योंकि सब नाशवान है। ये आत्मा अजर अमर है। इसी को भगवान ने कहा कि नायम हंति हन्य माने शरीर, शरीर के मर जाने पर भी यह अजर अमर है। तो जो अजर अमर अविनाशी को निहारता है वही धर्मी होता है।